Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anaka 9. Dear all CS professor students, chapter number 7, part number 3, mediation, conciliation, pay attention भाई important है. हाँ आ सकता है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाला हूं और याद भी कराऊंगा. सो पे अटेंशन. सबसे पहले ना एक छोटी सी बात सिर्फ याद करने के लिए कह रहे हैं, मतलब सिर्फ समझ याद रह जाए बहुत सी बात है ना, मजा आ जाएगा. कहता जी फर्स्ट टाइम जो हम बात करें कंसाइलेशन का तो कहां इंट्रोड्यूस हुआ था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में. सर ये तो हमको याद है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है. अगर याद है तो आपको बहुत सी बात है. फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर कंसाइलेशन को ऐड किया गया. होता क्या है बताऊंगा, अभी रुक जाओ पहले, ठीक है. एंड देन लेटर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट 1986 स्पेसिफिकली बना गया. और बनाने का मतलब यहां पर ये था जो कंसाइलेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अब इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू ही गवर्न होंगी. बोलो ठीक है. एंड इन 1999 सीपीसी, जी हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करते हुए कहा कि भाई पार्टीज क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती हैं कोर्ट को, या कोर्ट को अगर लगता है कि कोई मैटर जो है वो कैसे कंसाइलेशन मीडिएशन के थ्रू होना चाहिए सेटल, तो फिर उसे कंसाइलेशन के थ्रू करवाएंगे. अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्या है, लगभग दोनों एक जैसी प्रोसीजर है, मतलब मीडिएशन एंड कंसाइलेशन. सर होता क्या है, आओ पहले वो सीख लेते हैं, पहले वो सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं. आ गया तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना मीडिएशन होता क्या है. ऑलराइट, चलिए देखते हैं. याद करना है, याद रखना, मेरे साथ बोलना है, बोलना है. कहता है एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन. एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, मीडिएशन का मतलब एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन. सर एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, अरे भाई मीडिएटर. एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन मतलब यहाँ पे किसको कह रहे हैं? मीडिएटर. हु इंटरफियर्स बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज, मौजूदा पार्टी जो है ना रे, जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है. ऑलराइट, तो उनमें क्या कर रहा है? इंटरफेयर का मतलब यहाँ पे झगड़ा नहीं करवा रहा है. इंटरफियर्स मतलब ऐसे कहेंगे क्लोज डोर डिस्कशन. क्या करें? क्लोज डोर डिस्कशन. कि भैया पार्टी ए बैठ जाओ, पार्टी बी बैठ जाओ, क्या इश्यूज हैं बैठ के डिस्कस कर लो, और फिर अपनी समझ से, सोच के साथ में एक प्रॉपर डिसीजन ले लो ताकि जो डिस्प्यूट है सेटल हो जाए. मतलब मीडिएटर अपना डिसीजन नहीं थोपेगा उनके ऊपर, यहां पर पार्टीज अपने अपने तरीके से इस डिस्प्यूट को सेटल करेंगे. बात पकड़ में आ रहा है? देखो आओ. सो कह रहा है, पहले कह रहा है मीडिएशन मतलब एन एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन हु इंटरफियर्स बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज, टू और मोर भी हो सकती हैं, डिपेंड ऑन, with a view to reconcile them or persuade them. क्या कर रहा है? reconcile और persuade them to adjust और settle their disputes. to adjust, ठीक है भाई, थोड़ा आप मान लो, ठीक है अगर हमसे हो गया गलती ना, हमने मान लिया कॉन्ट्रैक्ट हमसे ब्रीच हो गया, चलो मान लिया, अब आपने भी तो गलती करी है ना, इसलिए तो सेटल करने आए, तो आप भी कुछ एडजस्ट कर लो, कुछ हम एडजस्ट कर लेते हैं. बात पकड़ में आ रहा है? टू एडजस्ट और सेटल देयर डिस्प्यूट, टू एडजस्ट और सेटल देयर डिस्प्यूट. सो मीडिएशन क्या है? पॉइंट नंबर 1 मत लिख देना, ऐसे एग्जाम में पूरी डेफिनेशन है, याद करने के लिए बता रहा हूं. एक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन क्या कह रहा है? हु इंटरफेयर्स बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज, किस लिए? विद अ व्यू, उसका अप्रोच क्या है? टू रिकंसिल देम और परस्यूड देम. फिर किस लिए? टू एडजस्ट और सेटल देयर डिस्प्यूट्स. याद हो रहा है? बोलो क्या कर रहे हैं, बोलो मेरे साथ में. एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन हु इंटरफियर्स बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज विद अ व्यू टू क्या रिव्यू है उसका? रिकंसिल देम और परस्यूड देम. क्या कह रहा है? टू एडजस्ट और सेटल देयर डिस्प्यूट. याद हुआ? अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर बोल के देख लो यार, पॉज मारो इसको, यहीं पर ही पॉज करो और एक बार बोल के देखो. याद करना है ना, अभी बोलो वापस से. क्या कह रहा है? एक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन वो क्या कर रहा है? हु इंटरफेयर बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज विद अ व्यू टू रिकंसिल देम और परस्यू देम. किस लिए? टू एडजस्ट और सेटल देयर डिस्प्यूट. ठीक है सर. फिर अगर हम बात करें कंसाइलेशन का, कंसाइलेशन क्या एक प्रोसेस है. कहता है कंसाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या कह रहा है? कंसाइलेशन क्या है? प्रोसेस. कंसाइलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और सेटलिंग डिस्प्यूट. सर कंसाइलेशन में तो यही हो रहा है. अरे भाई सुनो, पहले फिर समझाएंगे अलग अलग. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और सेटलिंग डिस्प्यूट इन अ फ्रेंडली मैनर through the extrajudicial means. मतलब अपने आप में ही एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा. जब हम बात करते हैं ना कंसाइलेशन, देखो समझो ना ध्यान से. कंसाइलेशन
में कंसाइलेटर बताता है पार्टीज को कि आप के लिए क्या ठीक है और आपके लिए क्या ठीक नहीं है, और वो अकॉर्डिंग टू लॉ फर्दर प्रेजर कर रहा है। मीडिएशन में अगर ध्यान से देखेंगे बारीक जो फर्क दिखता है, मीडिएशन में पार्टीज अपने अपने व्यूज रखती हैं उस पर्टिकुलर इशू, कोई एक इशू हो सकता है या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको सेटल करने के लिए, और फिर वो जो भी डिसीजन पे आती हैं वो अपने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग आती हैं। यहां पर कंसाइलेटर अकॉर्डिंग टू लॉ बताता है कि भाई आप ठीक है, फ्रेंडली अब आप डिस्कस कर लेते हैं, और पर्टिकुलरली आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट के मुताबिक हम इसको सेटल कर लेते हैं। इसलिए वर्ड यहां पे यूज किया है थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस, थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस, याद रहेगा, सिंपल है। तो कहता है कंसाइलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और सेटलिंग, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और सेटलिंग, क्या कर रहे हैं भाई, डिस्प्यूट, process of adjusting or settling disputes in a friendly manner through extrajudicial means। अब ये दो बातें याद हुआ, अगर हुआ तो मजा आएगा तभी। तो पहली बात तो आप चिंता ना करें, आपका ये पहला मैंने इंट्रोडक्शन यहीं खत्म कर दिया है, ठीक है। हमने देखा कि कंसाइलेशन, मीडिएशन, कंसाइलेशन कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। फर्दर हमने देखा अमेंडमेंट किया गया, एक स्पेसिफिक एक लॉ बनाया गया, आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट 1986। सीपीसी में अमेंडमेंट रखा गया 1989, इसमें ऐड किया गया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है पार्टी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो हम ठीक है कंसाइलेशन करवा देंगे, या कोर्ट को लगता है दिस मैटर मस्ट यू नो व्हाट मे बी सेटल्ड थ्रू द कंसाइलेशन। ये बात क्लियर हो गया। अब की अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो एक बार इधर भी आ जाओ फटाफट से, मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, सारे सेशन मॉड्यूल से बता रहा हूं क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी बता रहा हूं, तो बच्चा लोग जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस भी लिख रहा है, नोट कर रहा है, उनका रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो। मेरा यहाँ कोई मैं इंस्टीट्यूट के थ्रू पिछले 8 साल से कभी भी मैंने ये नहीं करा होगा कि मैं हल्ले मचा रहा हूँ अपने रिजल्ट्स को लेके, पर मुझे पता है कि जो बच्चा एग्जामिशन ला रहा है ना और लेकर आया अब तक, वो उसका तरीका यही है, क्लासेस अटेंड करना, मॉड्यूल से थोड़ा समझना क्लासेस को, प्लस उसका टेस्ट करना, टेस्ट से प्रैक्टिस करना, ऑलराइट। और मिस्टेक्स होंगी तो हम बताएंगे। चलिए आइए सीखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, mediation is a structured process. Mediator assists the disputants to reach a negotiable settlement. The process results in signed agreements which decide the future behavior of the parties. Further, decision of the mediator is called settlement. वहीं अगर हम कंसाइलेशन बात करें, आपको याद होगा आपने आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन पढ़ा होगा, आर्बिट्रेशन के अंदर या कंसाइलेशन के अंदर जो भी डिसीजन निकल के आता है, मतलब फाइनली एग्रीमेंट हो गया, और वो एग्रीमेंट ऐसा अवॉर्ड ट्रीट होता है। कहता है यहां पर तो याद रखना डिफरेंस पहले आ गया, क्या हो गया, सेटलमेंट। कहता है कंसाइलेटर ब्रिंग्स द डिस्प्यूटेंट टू द एग्रीमेंट थ्रू द नेगोशिएशन। फर्दर, कंसाइलेटर इज अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द डिस्प्यूट हैज अराइजन। याद रखना, मीडिएशन आप चाहें तो जब भी कोई पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट दे कैन प्रोवाइड अ क्लॉज ऑफ मीडिएशन। बट अगर हम बात करें किसका, कंसाइलेशन का, तो कब इसका रोल स्टार्ट होगा, जब डिस्प्यूट अराइज हो गया, अपने आप में डिफरेंस समझ में आएगा। डिसीजन ऑफ द कंसाइलेटर कॉल्ड अवॉर्ड, वही हमने देखा आर्बिट्रेटर का भी जो डिसीजन होता है हम क्या बोलते हैं, अवॉर्ड। मतलब सर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अ डिग्री ऑफ द कोर्ट, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज डिग्री ऑफ द कोर्ट। याद रहेगा बात, सिंपल सा एकदम, ठीक है। अब एक बार फटाफट देखो, यहां से देख लेते हैं। कहता mediation is a process by which parties to a dispute have closed door discussion on a contentious issues in the presence of a neutral mediator. This is a voluntary process and is undertaken only if all parties are willing to go it by. The mediator, who is specially trained, help the parties move from their positions toward assessing where they are interest. सुनना, एक भाई हो सकता है यहाँ पर इसको पढ़ते वक्त माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर भाई तू न्यूट्रली बैठा है, न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे पहली बात क्या है, इम्पार्शियल होना चाहिए, उसका कोई भी किसी भी तरह का किसी भी पार्टी से टू द डिस्प्यूट, पार्टी टू द डिस्प्यूट से कोई उसका मॉनेटरी पिक्यूनरी, हम बात करें पिक्यूनरी या किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड न्यूट्रल का मतलब ना तो किसके फेवर में है, पार्टी किसी भी पार्टी के किसी भी फेवर में नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि समझो मीडिएटर का रोल क्या है। सर जब पार्टीज अपनी मर्जी से डिस्प्यूट को सेटल करेंगी तो मीडिएटर कर क्या रहा है भाई, टेक्निकल इश्यूज जो होती हैं, आप समझो आप सेटल किसी मैटर को अनलॉफुली तो नहीं कर सकते हो ना, अनलॉफुली करोगे तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, तो मीडिएटर यहां पर आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। Then he helps the parties determine how the matter can be settled. Examine the various options. Unlike formal adjudicatory process, mediation need not be confined to the issue raised in the case, but can go beyond to other matters such the dispute want to resolve.
They can also agree to disagree on some issues while resolving the rest. सिंपल सी बात है। मेडिसिन के केस में क्या है, अगर मान लो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, तो कोर्ट सिस्टम क्या बोलते हैं, नहीं ये वाले इश्यूज में सेटल नहीं करना चाहता हूँ। कोर्ट कहेगा भाई ऐसा है, जो फैक्ट्स के बेसिस पे जो इश्यूज अराइज हुए हैं वही सेटल होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ना क्या कहता है, ये सिर्फ पर्टिकुलर इश्यूज को सेटल करना है, अलावा बियॉन्ड द इश्यूज भी हैं उन्हें भी कंसिडर कर सकता है। बात पकड़ में आ रहा है। यहाँ पे जो बात कह रहा है, दे कैन ऑल्सो एग्री टू डिसएग्री ऑन सम इश्यूज व्हाइल रिजॉल्विंग द रेस्ट। बात पकड़ में आया। फिर कहता है मीडिएशन इज टाइम बाउंड, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। इंफॉर्मेशन शेयर्ड मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द मीडिएटर। द फैसिलिटेट्स a free and frank discussion on the matter dispute. Equally important, decision cannot be brought up before the court and dispute are not resolved through the mediations. बात पकड़ में आई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, डिस्कशन कैन नॉट बी ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट इफ डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजॉल्व थ्रू द मीडिएशन। कंसाइलेशन में क्या होता है, अगर नहीं हो रहा कंसाइलेशन के अंदर थ्रू कंसाइलेशन के थ्रू अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ कोर्ट जाएगी। फिर देखो, कंसाइलेशन प्रोसेस सिमिलर टू मीडिएशन बट कंसाइलेशन सजेस्ट टर्म ऑफ सेटलमेंट। लेकिन टर्म ऑफ सेटलमेंट मीडिएटर नहीं बताता। तुम चाहो ना छोटे छोटे पॉइंट लिखकर वैसे डिफरेंसेस याद कर सकते हो। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट मीडिएशन में नहीं बताई जाती है, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट कंसाइलेशन बताई जाती है। ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड बाय द पार्टीज इन मीडिएशन, द मीडिएटर डज नॉट सजेस्ट द मैनर ऑफ सेटलमेंट टू पार्टीज। एनी सेटलमेंट अराइव्ड यूजिंग देयर प्रोसेस वॉलंटरी, नो सेटलमेंट कैन बी इम्पोज्ड बाय द मीडिएटर और कंसाइलेटर। हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्या, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या हो सकती है बता सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट की कंडीशन तो यही होंगी, ये सेटलमेंट इंपोज किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नो सेटलमेंट कैन बी इम्पोज बाय द मीडिएटर और कंसाइलेटर। बात कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंसाइलेटर टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बता सकता है, मीडिएशन वो भी नहीं बताएगा। लेकिन चाहे वो मीडिएशन हो या कंसाइलेटर हो, दोनों ही इंपोज नहीं कर सकते हैं क्या, सेटलमेंट, क्योंकि दोनों केसेस में पार्टी जो है भाई वो एग्रीमेंट करेगा ना रे, डिस्प्यूटेंट जो होंगे डिस्प्यूटेंट एग्रीमेंट करेगा। अब ये जरूर एक बात याद रखना, अगर एग्रीमेंट कंसाइलेशन के अंदर कर लिया है और फिर उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसको एग्जीक्यूशन एज अ डिग्री करवा सकता है। मीडिएशन में ये नहीं है। मजे की बात यह हो रहा है, मीडिएशन में अगर मामला गया और मीडिएशन के थ्रू आप सेटल नहीं कर पाए, दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है। ऑलराइट सर, अब देखो जैसे यहाँ पे बोला Companies Act 2013 have inserted section 442 to which it was effective April 2014 itself. However, the rule were notified only with effect from September 2016, which deals with the mediation conciliation. और इसके लिए अलग से रूल भी बनाया गया। अब ध्यान सुनना सर, ये सर हमको अगर थोड़ा सा अगर इसमें क्लैरिटी या और डिफरेंसेस नहीं है तो नॉट टू वरी अबाउट इट। पहली बात तो मैंने जो बेसिक बताना था तुमको यहाँ से समझाया है, ठीक है। इसके अलावा NRK9 के व्हाट्सएप स्टेटस पे जाना, वहां पर मैंने अलग से इसके डिफरेंसेस की स्लाइड बना दी है, ठीक है, वहां से तुमको मिल जाएगा। ये उनके स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें तो पता है सबको, ठीक है। जो नए ज्वाइन हो रहे हैं, नए पता नहीं जिनको, तो उनके लिए कह रहा हूँ, वहां से बहुत चीजें मिल जाएंगी। चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद रखना, चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ने के लिए भी है इसमें हमारे इसी टॉपिक के अंदर। तो मैं सारी बातें तो यहाँ नहीं ले सकता, वो तो लूंगा जो एकेडमिक है, जो यहाँ नहीं दे रखी है उसके लिए स्टेटस पे दे रखा है ताकि आपको उसका इजीएस्ट फॉर्म और मिल जाए। चलिए, इंपॉर्टेंस एग्जाम में आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन बन के, तो इसे फटाफट 2 मिनट में सीख लेते हैं, बहुत कुछ नहीं है यार। दोनों ही से कंसाइलेशन हो या मीडिएशन हो, भाई क्या है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या कह रहा है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिएशन, डिसएडवांटेज एजुकेटरी प्रोसेस। अब कहता है देखो, पहली बात, जो खराबियां किसके अंदर, हमारी एजुकेटेड सिस्टम के अंदर, वही फायदे किसके हैं, बेनिफिट्स किसके हैं, मीडिएशन कंसोलिडेशन के। जैसे डिले इन रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। एजुकेशन अगर आप कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, इंडिया में तो कोर्ट का हालत वैसी खराब है, बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं, ठीक है। कोर्ट का हालत क्यों खराब है, डेट्स पे डेट्स, कभी छुट्टियां, कभी मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पर या जज साहब छुट्टी पर, तो कभी नोटिस डिले हो रही हैं, और डिस्प्यूट आया है और सेटल होने का तो नाम ही नहीं होता। तो कहता है जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिले इन रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। फिर कहता है अननेसेसरी अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब समझ में आ रहा है, या तो किसी का फेवर में या किसी का अगेंस्ट होने वाला डिसीजन। मीडिएशन कंसोलिडेशन में क्या होगा, दोनों पार्टी कहेगा हाँ एमिकेबल सेटलमेंट हो गया। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट हो गया, विन विन सिचुएशन। लेकिन अगर यही मामला एजुडिकेटर के थ्रू होगा तो कैसा होगा, अनसर्टेनिटी, किसी का फायदा किसी का नुकसान होने वाला है।
इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, हाई कॉस्ट, ऑफ कोर्स हाई कॉस्ट रहेगा जुडिशरी के थ्रू, मतलब एजुकेशन जब चलेगा तो, and difficulties in the enforcement, and finally hostile atmosphere. Difficulty in enforcement, देखो समझना, difficulty in enforcement usually होता है ना, आया अप्लाई किया बोला I'm not satisfied, I'm agree with the order of the court, now I'm going to file the appeal, या अपील से पहले कोई रिव्यू का एप्लीकेशन लगा दिए हैं या रिवीजन का एप्लीकेशन लगा दिए हैं, पता लगा अपील कर रहा है, अरे यार कब झंझट खत्म होगा, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? एडीआर। एडीआर का मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन जाइएगा या कंसल्टेशन जाइएगा, आर्बिट्रेशन यहाँ पढ़ा नहीं रहे, अदरवाइज आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये कुछ खराबियां जो हैं, ये ही फायदे हो गए किसके? आपके। उल्टा लिख देना ना एग्जाम में आता है तो बाई चांस, वैसे तो ये लिखना है, ठीक है। फायदा क्या होगा? स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, सर्टेनिटी ऑफ द आउटकम, फ्लेक्सिबिलिटी इन द रिजल्ट्स, लो कॉस्ट, डिफिकल्ट, नो इजी टू एनफोर्स, एंड नो एटमोस्फेयर ऑफ होस्टाइल। बात पकड़ में आ रहा है? क्या हो रहा है, क्या क्या जुडिशरी का खमीर समझ में आ गया होगा यार, ये तो बहुत सिंपल सा बात है। नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिएशन इज टू ऑफर द लिटिगेंट पब्लिक अ स्पीडी एंड सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द प्रोसेस सर्टेन टाइप्स ऑफ सिविल केसेस। अब सारे सिविल केसेस में जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर के अंदर, बताऊंगा रूल 13 के अंदर, जो पढ़ाऊंगा अभी। When the cases suitable for negotiated settlement are referred to mediation and benefits are, parties find the amicable solution. Mediation में मैटर को रेफर किया जाता है तो क्या होगा? amicable settlements. So यहाँ पे रखेंगे हाईलाइट, क्या कीवर्ड है? amicable solution by negotiated settlement. तो हमें याद रखना है, कैसे याद रखना है इसको? amicable settlement हो सकता है। That's good. The court will have more space to deal with the cases which requires to adjudicated by courts. अब कोर्ट कहेगा जिन मैटर पे भैया कोर्ट को ही कंसीडर करना है, कोर्ट के लिए ज्यादा टाइम होगा उन मैटर्स को सुनने के लिए। The building awareness regarding the mediation and invoking the mediation as alternative dispute resolution process is only to the supplement functioning of the court with reference to the certain types of civil cases. Important line आ रहा है, याद रखना, mediation is not intended to or in fact cannot replace the courts. Remember one thing, ऐसा नहीं है कि mediation कोर्ट को ही रिप्लेस कर देगा, नहीं, अल्टरनेट है, याद रखिए अल्टरनेट है। और मैं अभी बताऊंगा सेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मैटर जो है थ्रू मीडिएशन होंगे। सिंपल एकदम। तो दो बातें, पहले हमने कहा यू नो व्हाट पार्टीज फाइंड एमिकेबल सॉल्यूशन बाय नेगोशिएटेड सेटलमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट विल हैव सफिशिएंट टाइम टू डील विद द मोर मैटर्स इन व्हाट, जो स्पेसिफिकली डील कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा। एंड याद रखिएगा ये इट्स मीडिएशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्ट। Now, mediation and conciliation are basically non-adjudicatory dispute resolution process. ऐसे हाईलाइट कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कमेंट, और याद रखिएगा फिर आपको mediation conciliation का डेफिनेशन देते हुए बताना है। Where the neutral third party renders assistance to the parties of the dispute to reach a satisfactory settlement, the neutral third party listens to the parties, ascertain the facts and circumstances and the nature of disputes, identify the causes for the differences or conflicts, and facilitate the parties to reach an amicable settlement. यही करना है, यही किया इसने। क्या? The both will, मतलब बोथ का मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ, मीडिएटर और कंसोलिडेटर क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को। नेचर किस तरह का डिस्प्यूट का नेचर, मतलब वो मैटर जो है नेचर से, मतलब यहाँ पे क्या है, वो मैटर मीडिएशन कंसोलिडेशन में सुना जा सकता है, ये देखेंगे, ठीक है। एंड फाइनली वो क्या लेके आएंगे? एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब क्या? विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए अच्छा है, पार्टीज जो भी इन्वॉल्व हैं, जो पार्टीज डिस्प्यूट, दोनों के लिए फेवरेबल होगा वो। अब ये यहाँ से तक का सिंपल ये रीड करना है ना, ज्यादा ध्यान नहीं जाना है। Conciliation as assistance rendered by the consolidator to the parties to dispute an independent and impartial manner in an attempt to reach an amicable settlement of their disputes. अब ये इंपॉर्टेंट है, केस लॉ बीच में डाल रखा है। लैंडमार्क केस, देखो ये याद रखना, जो केस लॉ के रेफरेंसेस मैंने हाईलाइट किए ना हर एक सेशन के अंदर मैं करता आ रहा हूँ, उन केस लॉस को तो छोड़ना नहीं है। एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे तो उन केस लॉ से आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे, देखो। और फिर टेस्ट सीरीज में हम पूछ ही रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that all cases relating to trade, commerce, contracts, consumer disputes, even torts से related भी could normally be mediated. अब याद रखना, must भी नहीं लिखा है ना, shall भी लिखा है, could be, मतलब एक अल्टरनेट मेथड है। तो ऐसे मामलों को आप मीडिएशन के थ्रू
रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? कोई ट्रेड है, कॉमर्स रिलेटेड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर टॉर्टियस लायबिलिटीज, ये मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकते हैं। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन दे रखा है जिसमें एक पार्टी, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक दोनों की कंसेंट चाहिए पार्टीज की ना, दोनों पार्टी कंसेंट चाहिए होगा। सो यहाँ क्या कह रहे हैं, पार्टीज अगर मीडिएशन थ्रू कर रही हैं और कोई रेगुलेटर कह रहा है नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है, अब वो तुम देखना पहले ट्रांजैक्शन, ट्रेड है, कॉमर्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स है, तो याद देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इसको मीडिएट किया जा सकता है। ये कहा जाए कि सिर्फ मीडिएशन से ही किया जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा, लेकिन ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मतलब इससे मीडिएशन के थ्रू भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, कॉमर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, या कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं, कंट्रैक्ट्स हैं, या टॉर्टियस लायबिलिटीज हैं, इन्हें सेटल कर सकते हैं मीडिएशन थ्रू। या देखिए किया जा सकता है अल्टरनेटिवली। ऑलराइट, अब सेक्शन 442 आया कंपनीज एक्ट, क्या बोलता है सुनो। वैसे तुमको याद होगा 441 बात कर रहा था क्या कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में, और फिर आता है 442 जो इसी से ही डील करने वाला है। सो पहले तो मेरा बच्चा लोग, उम्मीद कर रहा हूं तुमको ये बातें पकड़ में आ गया होगा, सिंपल सा बात बताया अभी तक। आओ अब कंपनीज एक्ट के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए रीजनल डायरेक्टर को, जी हाँ रीजनल डायरेक्टर को अकॉर्डिंग टू दियर ज्यूरिडिक्शन, 7 लोग है ना, 7 डायरेक्टर लोग अलग अलग ज्यूरिडिक्शन पे आरडीज, इनको बोला गया अपना अपना ज्यूरिडिक्शन में एक पैनल बनाओ, एक्सपर्ट्स का पैनल बनाओ। उस एक्सपर्ट्स का पैनल के अंदर वो लोग होगा जो एक्सपीरियंस होगा इस तरह के मैटर्स को रिजॉल्व करने वाले एक्सपर्ट्स होंगे, मतलब मीडिएशंस, और उन पैनल्स में से सेलेक्ट किए जाएंगे, या आप अब अपॉइंट कर सकते हैं मीडिएटर्स। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, बस एक सुनते सुनते याद हो जाएगा, तुम बस ध्यान से सुनते जाना। देखो सेक्शन 442 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉल्ड मीडिएशन एंड कंसोलिडेशन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैविंग क्वालिफिकेशंस and for the purpose of mediation between the parties during the pendency of any proceedings, याद रखना during the pendency of any proceedings before central government, tribunal और arbitrator। अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, मैं तुम्हें पहले बता दूं, कोर्ट नहीं कह रहा हूं, प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है बिफोर बूम, प्रोसीडिंग पेंडिंग है बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल किसको कह रहे हैं यहाँ पर, अरे भाई हट जाओ यार, चल जाओ, एनसीएलटी या NCLAT, इनका रूल बार बार आना है, इसलिए अभी बुद्धि में बैठा लो। सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी इनका रूल बार बार आना है, इसलिए इनके 3 नाम अपनी बुद्धि में बैठा लो ताकि आगे समझना इजी रहेगा। अब देखो सुनो क्या कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन द पैनल। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है भाई, यहाँ पर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट? रीजनल डायरेक्टर को बोला गया काम। रीजनल डायरेक्टर यहाँ हो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम यह है कि पैनल बनाओ, पैनल एस्टैब्लिश करो अपने अपने जुडिक्शन वाइज। पास पकड़ मारा है, ठीक है सर, बनाएंगे। ऐसे क्वालिफाइड पर्सन होंगे जो मीडिएशन कंसोलिडेशन का सर्विसेज देंगे, ठीक है, ऑलराइट सर, ठीक है। किन मैटर्स को, जो मैटर्स पेंडिंग है, पेंडेंसी क्या है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है सर। एनी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स में at any time during the proceedings before the central government, tribunal, appellate tribunal applies to central government, tribunal, appellate tribunal, क्योंकि जिसके भैया जिसके बिफोर पेंडिंग होगा ना उसी को तो अप्रोच करोगे। बात पकड़ में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चलती है तो उसको पार्टी से अप्रोच करेगा। As the case may be, in such form, along with the fees as may prescribed for referring the matters pertaining to such proceedings to a mediation conciliation panel, and central government, tribunal, appellate tribunal shall appoint one or more experts from the panel। कितना सिंपल सा बात है, क्या कह रहे हैं, पैनल की एस्टैब्लिशमेंट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बोला अच्छा ठीक, कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे? रीजनल डायरेक्टर, ऑलराइट सर। अब पार्टीज जिनके सामने जिनका जो भी डिस्प्यूट पेंडिंग है बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल, उसको ही एप्लीकेशन देना है अलॉन्ग विद द फीस। क्या कि सर माय बाप प्लीज हमारा मैटर ना सेटल करवा दो थ्रू मीडिएशन कंसोलिडेशन, ठीक है जी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल बिफोर व्हिच द प्रोसीडिंग इज पेंडिंग सुमो मोटो। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि चलो ठीक है एक काम करते हैं ना, तुम्हारा मामला हम लोग मीडिएशन के थ्रू सेटल करवाएंगे, खुद को लगा उसको, सेंट्रल को, ट्रिब्यूनल को या फिर अपीलेट को। रेफर एनी मैटर पर्टेनिंग टू सच प्रोसीडिंग्स एंड टू सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर मीडिएशन कंसोलिडेशन पैनल। अब यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट में तुम ध्यान से देखना, पॉइंट 1 में तो अपने एस्टैब्लिशमेंट किया पैनल का, पॉइंट नंबर 2 में पार्टीज रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, अथॉरिटीज को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल। पॉइंट नंबर 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट को या ट्रिब्यूनल को खुद को लग रहा है कि हाँ ये मैटर कैसा होना चाहिए, सुमो मोटो, मतलब खुद को लगता है, क्या कह रहा है कि हम इसको
रेफर करेंगे mediation consultation में. All right sir. The fees and other terms and condition of the expert mediation consultation as the case may be prescribe कौन करेगा, rules के according prescribe किया जाएगा, वो भी बताऊंगा आगे. And mediation consultation panel shall follow the procedure as may prescribe and dispose of the matters as referred within a period of 3 months. बड़ा बड़ा मॉड्यूल में लिखो भाई ऊपर, within 3 months. नहीं तो काहे का स्पीडी 3 महीने में अगर खत्म नहीं कर पाए तो काहे का स्पीडी डिस्पोजल ऑफ मैटर हुआ, इसलिए कह रहा है कि 3 months के अंदर खत्म करना है. फ्रॉम डेट ऑफ सच रेफरेंस एंड फॉरवर्ड्स द रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑफ कोर्स जिससे भी आया उसको रेफर करेगा. एनी पार्टी एग्री बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिएशन कंसल्टेशन फाइल द ऑब्जेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, और ऑफ कोर्स यार देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, समझो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने तुम्हारा मैटर पेंडिंग चल रहा था. ऑलराइट सर, पार्टीज ने एप्लीकेशन लगाया, आपके लिए 1 or more एक्सपर्ट्स पैनल से निकाल के दे दिए गए, उन्होंने आपका 3 महीने के अंदर मैटर को सेटल करवा दिया, लेकिन एक पार्टी को लगा नहीं नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, तो किसको बोलोगे? जिस अथॉरिटी के सामने आपका मैटर पेंडिंग चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट सामने चल रहा था, उसी को ऑब्जेक्शन रेज करो. ट्रिब्यूनल में चल रहा था, ट्रिब्यूनल को करो. एपीलेट में था, एपीलेट में करो. याद रहेगा, सिंपल बात, प्रोसेसर है यार, याद हो गया होगा. पहले में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैनल, दूसरे में रेफर कर रहे हैं पार्टीज एप्लीकेशन लगा के पैनल के लिए, मतलब मेडिएशन कंसल्टेशन करवाने के लिए. थर्ड में गवर्नमेंट खुद कह रहा है जी हम करवा देते हैं. फोर्थ में यहाँ जो बोला गया रिजॉल्व को डिस्प्यूट आप जो है रिजॉल्व कीजिएगा 3 months के अंदर, और एग्रीड हो या ऑब्जेक्शन है तो अपने कंसर्न, कंसर्न का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्रिब्यूनल या फिर अपने ट्रिब्यूनल को बोलो. ठीक है सर. अब कहते हैं कंपनीज मेडिएशन कंसल्टेशन रूल 2016, भाई रूल भी तो चाहिए, वही गवर्न करेगा इसको. सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट वॉलंटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसमें क्या है जी, सितंबर 9 2016 को उसको इफेक्टिव किया. नाउ रूल पर्टेन टू सेक्शन 442 of Companies Act, which provides for a setting up a mediation consultation panel for facilitate the mediation consultation. So, and between the parties during the any stage of the proceedings before quasi-judicial bodies, sir quasi-judicial bodies मतलब ऐसे क्यों? अरे भाई CPC में ना, CPC में नहीं जाना है, CPC में ऑलरेडी अमेंडमेंट करके डाला हुआ है, वहां से भी हो सकता है. लेकिन ये कब कह रहा है कोई ऐसा मैटर, ये कहां लगेगा भाई? कंपनीज मेडिएशन एंड कंसल्टेशन रूल कहां लगेगा? क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने. क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या है आपकी? बताओ. ट्रिब्यूनल है, NCLT है, क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज. इनके सामने अगर मैटर का पेंडिंग है तो आप यहां से इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारा मामला मेडिएशन कंसल्टेशन भेजिएगा. देयर वाज नो सच मेडिएशन प्रोवाइडेड अंडर कंपनी एक्ट 1956. बोला पुराने वाले में कुछ था ही नहीं. रूल 3 फटाफट देखो सीखेंगे. एनालिसिस ऑफ द रूल 3 कहता है यहां पर पैनल कैसे बनाएंगे? आरडी बताया था ना, आरडी करेगा. आरडी जी प्रिपेयर अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट विलिंग एंड एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ मीडिएटर एंड कंसल्टेटर. रेस्पेक्टिव रीजन जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल दे रहे हैं, शिलोंग में बनाना है तो आरडी वहां शिलोंग के लिए एक बनाएंगे. अब शिलोंग में कवर होने वाले जितने भी यहाँ पे पर्टिकुलरली जो बिलोंग करते होंगे, यू नो व्हाट, जैसे हमने कहा आरडीज के रिपोर्टिंग डिफरेंट आरओसीज जो रिपोर्ट कर रहे हैं, आरडी को, तो वो पर्टिकुलर आरडी के रीजन में मेडिएशन कंसल्टेशन का पैनल बनाया जाएगा. अब कोई भी मैटर उन डिफरेंट आरओसी जो कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं शिलोंग रीजनल डायरेक्टर को या दिल्ली मान लीजिएगा एग्जांपल के लिए, इसको शिलोंग ना पता हो इसलिए बता रहे हैं, तो पर्टिकुलरली वो जो फॉल हो रहे होंगे मेडिएशन कंसल्टेशन के उस जुरिडिक्शन में वो लोग उस पैनल को अप्रोच करेगा. तो आरडी आप क्या करेंगे? पैनल बनाइएगा. एंड पैनल शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. इसका डिटेल डाला जाता है भाई कहां पे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे. ठीक है, सिंपल. रीजनल डायरेक्टर इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द पर्सन इंटरेस्टेड इन गेटिंग द एम्पैनल्स एज अ मीडिएटर कंसल्टेटर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट. अब ये क्या होगा? हर साल, एक बार नहीं, एवरी ईयर आरडी इनवाइट करेगा एप्लीकेशन कि भैया कौन कौन इच्छुक व्यक्ति है जो बनना चाहता है क्या मेडिएशन एंड कंसल्टेटर, मीडिएटर कंसल्टेटर. सर मैं बनना चाहता हूं. अभी बता दें क्वालिफिकेशन चाहते हो, अगर वो पूरी कर देते हो तो बन जाओ. एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू गेट एम्पैनल एज द मीडिएटर कंसल्टेटर possess the requisite qualification shall apply to the RD. जो भी है मतलब क्वालिफिकेशन भी बताने वाला हूँ, ठीक है. इन फॉर्म नंबर MDC1 के अंदर आपको ना कह रहे सर आई एम द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग 10 years experience. आइए, यू आर इनवाइटेड सर. आई एम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. यू आर इनवाइटेड सर. मतलब MDC फॉर्म लगाइएगा, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कम से कम. अभी क्वालिफिकेशन याद भी करवा रहा हूँ, ठीक है. Application received if rejected by the RD shall record the reason in writing for the same. क्यों किया है ऐसा आपने देखेंगे. और RD shall invite the application from the person interested in getting the empanel as a mediator and consultator every year during the month of February. Updated the panel shall be effective from 1st April of February में भैया वो हर साल लेंगे और भैया February and March तक
अपना कार्यक्रम निपटाएंगे पूरा, यू नो व्हाट, पैनल रेडी होगा वापस से, और फिर पैनल इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल से वापस, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ना, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, केस बेस भी आ सकता है, ठीक है। आइएगा, कहता है जी कौन पर्सन क्वालिफाइड होगा इसके लिए। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग एम्पैनल्ड एज अ मेडिकल कंसल्टेंट अनलेस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओह माय गॉड सर, मेरे को तो लगा था ऐसा वैसा आदमी होगा, नहीं है। या हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, या मेंबर और रजिस्ट्रार ऑफ ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड एट नेशनल लेवल अंडर लॉ ऑफ टाइमिंग फोर्स। डी तक याद करो, पहला क्या बोला, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, सेशन जज, या फिर यू नो व्हाट जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, याद रहेगा, मेंबर और रजिस्ट्रार ऑफ ट्राइब्यूनल नेशनल लेवल पर। फिर कहता है ऑफिसर ऑफ इंडियन सर्विसेज, जैसे जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, इंडियन लॉ सर्विसेज या इंडियन लीगल सर्विसेज विद 15 ईयर एक्सपीरियंस। सो दो बातें हो जाती हैं क्या पर, या तो इंडियन लॉ कॉर्पोरेट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज में, या फिर इंडियन लीगल सर्विसेज में, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज या इंडियन लीगल सर्विसेज के अंदर 15 साल की एक्सपीरियंस उनके पास। क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स नॉट लेस देन 10 ईयर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी। अब यहाँ लगा देखो, qualified legal practitioners is talking about what advocates, specifically advocates having a 10 years experience, you know, shall be eligible to be empaneled under mediation consignation panel. CA, CS या CW cost accountant having a practice experience of 15 years are eligible. I am a member or president of any state consumer forum या an expert in a mediation conciliation who have successfully undergone training in a mediation conciliation. बहुत पकड़ मारा, मतलब अगर आप स्पेसिफिकली यू नो एक्सपीरियंस एंड मीडिएशन कंसल्टेशन और आपका प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुका है तब भी ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना पहले यार, क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन का बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही कॉमन डिस्क्वालिफिकेशन है रूल 5 के अंदर, जो जनरली हम लोग हर जगह पढ़ते हैं। जैसे कहता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन पेंडिंग, या convicted for an offense involving you know what, convicted of an offense which in the opinion of the central government involves a moral turpitude। moral turpitude समझते हैं, कुछ छेड़खानी वगैरह जो immoral acts की हैं उसके वजह से जो गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक नहीं होगा, या who has been removed or dismissed from the services of the government or corporation owned or controlled by the government। एक क्वेश्चन है ना ऐसे बन के निकल के आता है कि कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब आर्टिकल 12 काउंसिल ऑफ इंडिया अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा मेरा बात, ठीक है। सो अगर ऐसा कॉर्पोरेशन में लगा हुआ है, वहां से उसको मान लीजिएगा डिसमिस किया गया था, तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं। अब हैज बीन पनिश्ड इन द डिसिप्लिनरी और प्रोसीडिंग्स एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। जैसे मान लीजिएगा ICSI ने एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के मिसकंडक्ट के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया था या उसका सर्टिफिकेट खत्म कर दिया, तो ऐसे को बना दे? नहीं। या in opinion of the central government such as financial other interest in subject matter of dispute related to any of the parties is likely to affect prejudicially the discharge of by him function as a mediator conciliator। अगर मान लीजिएगा उसका भैया कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है पार्टी साथ में, तब भी कैसे हो सकता है, कंटिन्यू कर सकता है? अफकोर्स नॉट यार। अब देखो तुमको याद हो ना, मैं तो कहीं बता दूं तुमको, ये वाले पॉइंट्स है ना हम लोग, अगर CCI का आपने पढ़ा होगा चेयरमैन का या मेंबर्स का, अरे CCI का चेयरमैन मेंबर वालों को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। यूजुअली डिस्क्वालिफिकेशन यही है। याद हो रहा है? कोई नया चीज तो नहीं बताया मैंने आपको, यहाँ पर नया चीज नहीं बताया है, ओके। लेकिन लगता है, फिर भी किसी को लगता है ना सर मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है, तो फिर एक स्पेसिफिकली तो मुझे क्वेरी भेज सकते हो ना के व्हाट्सएप पे। देखो स्पीड से कुछ टॉपिक में इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत कॉमन टॉपिक है, तो हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मान लीजिएगा दोनों बातें, किसी को अच्छे से आता है और वो बेचारा जबरदस्ती देख रहा है इसको, और किसी को मान लीजिए नहीं आता है, तो भैया तुम क्वेरी अलग से पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है एकदम, पैनल बना दिया हमने, RD का जिम्मेदारी दिया है भाई। अच्छा अब फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से करो आंसर, देखते हैं कितना लोग सही करता है। चाहे यहाँ आंसर भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेजना, कहीं भी भेजना, लेकिन चीटिंग करना मत। मान लीजिएगा आपको कॉल आया, आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, और आपको RD के जो पैनल बना रहा है मेडिएशन कंसल्टेशन का, इसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको कौन सी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? हाँ 1 2 3 कौन सा एप्लीकेशन लगेगा? MDC1 याद रहेगा, MDC1 इसमें आप अप्लाई करेंगे, याद रहेगा।
चलो 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 एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएशन कंसल्टेशन एंड इज अपॉइंटमेंट रूल्स नंबर 6 रूल 6 आ गया, क्या कहता है? पार्टीज कंसर्न में एग्री ऑन द नेम ऑफ द सोल कंसल्टेटर और मीडिएशन कंसल्टेटर फॉर द मीडिएशन कंसल्टेशन बिटवीन देम। पार्टी ना एक पे भी एग्री कर सकता है, ठीक है जी, एक ही कंसल्टेटर हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मीडिएटर कंसल्टेटर। फिर कहता है वेयर देयर आर टू और मोर सेट्स ऑफ पार्टीज आर अनेबल टू agree on the sole and consolidator, the central government tribunal or appellate tribunal may ask each party to nominate a mediator consolidator and central government tribunal appellate tribunal may appoint a mediator consolidator as a case deemed necessary for the mediation consolidation between the parties। अगर लगा कि भाई ठीक है तुम एक पर एग्री नहीं कर रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, suggest where there are two or more sets of parties and are unable to agree on the sole, तो भैया पार्टीज तुम रेफर कर दो, पकड़ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट central government or tribunal and appellate tribunal will take the decision। Application to central government, tribunal, appellate tribunal referring in the matter pertaining to proceedings pending before the conciliation mediation shall be MCD MDC2। बात याद रहेगा। अब देखो एक बात हूं तुमको एकदम इजी करने के लिए ना, देखो एक बात समझना, सीजी ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल इनके चारों ओर ही बार बार बात घूम रहा है, तुम इस बात का ध्यान रखो बस, ठीक है। अब अप्लाई करना है तो बोला एमडी, बोला हम चाहते हैं कि मामले को कैसे लेके जाएं मेडिसिन कंसल्टेशन के लिए, किसको बोलोगे, सीजी एटी या टी को, ठीक है, तो एमडीसी 2, ठीक है। ऑन रिसीव ऑफ एप्लीकेशन अंडर सब्स्टिट्यूट 2 सेंट्रल एटी और एप्लीकेट ट्रिब्यूनल अपॉइंट वन और मोर ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द पैनल, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल एपेलेट ट्रिब्यूनल as against me before which proceedings pending so move to refer the matter। of course यार कितनी बार बताएं तुमको, बदतमीजी लगा रखी है बार बार, पास पकड़ मारा है, इसलिए कह रहे थे कि एक बार तुमने ध्यान सुन लिया ना, अब आगे चीजें बहुत सारी रिपीट होंगी। हाँ लेकिन कुछ टेक्निकल बातें आएंगी, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। डिलीजन फ्रॉम द पैनल, डिलीजन। अब मान लीजिएगा पैनल में एक बंदे को बैठा रखा था, वो निकला बदतमीज, मतलब डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो आरडी क्या कर देगा, रिमूव भी कर सकता है। आरडी में रिकॉर्ड द रीजन राइटिंग आफ्टर गिविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पैनल एंड विड्रॉइंग नेम फ्रॉम द पैनल। भाड़ में जाए, आपने कहा मुझे इस पैनल में रहना ही नहीं है, तो आप अपना नाम भी विड्रॉ कर सकते हो। जो पैनल में एक्सपर्ट्स थे ना, वो खुद एक्सपर्ट भी अपना विड्रॉ कर सकता है। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू विड्रॉ हिज नेम फ्रॉम द मेडिसिन कंसल्टेशन पैनल मेक एप्लीकेशन टू आरडी इंडिकेटेड रीजन इन सच विड्रॉवल एंड आरडी शैल टेक डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन विद इन 15 डेज। कितना दिन में, 15 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन और अपडेट द पैनल अकॉर्डिंगली। क्या करेगा, आपको चाहिए कि आप वापस जाना चाहते हो तो आप इसको राइटिंग इंटीमेट करना पड़ेगा आरडी को, एंड यू हैव टू गिव द रीजन एंड आरडी हैज टू डिस्पोज ऑफ योर एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। कितना दिन में, 15 डेज में। ड्यूटी क्या है भाई, ड्यूटी क्या है तुम्हारी, आओ ड्यूटी सिखाते हैं इन लोगों को। डिस्क्लोज कहता है जी, दोनों की ड्यूटी क्या है, डिस्क्लोज करो क्या अपना, कोई भी अगर इंटरेस्ट होगा तो, टू डिस्क्लोज द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल about any circumstances which give rise to the reasonable doubts as his independence or impartiality in carrying out his function। वैसे मैं सर ये एक्चुअली जो पार्टी मेरा रिलेटिव है सर, ये पार्टी जो है ना सर, मेरा सिर्फ पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है सर मैं आपको बता दूं, मेरी इंडिपेंडेंस या मेरी इम्पार्शल में हो सकता हूँ, पार्शल हो सकता हूँ, सॉरी इम्पार्शल तो अच्छी बात है ना, तो मेरी इंडिपेंडेंसी या मैं इम्पार्शल हो सकता हूँ, ठीक है, पार्शल हो सकता हूँ, या ये बताना जरूरी है, ड्यूटी आपका है। फिर कहता है एवरी मीडिएटर कंसल्टेंट शेल फ्रॉम अ टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द कंटिन्यूअंस ऑफ द मेडिएशन कंसल्टेशन प्रोसीडिंग्स विदाउट एनी डिले डिस्क्लोज द पार्टी अबाउट हिज एक्जिस्टेंस ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब पॉइंट 1 के बारे में कह रहा है कि अगर आप अपॉइंटमेंट हो गया तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट यू हैव टू गिव योर डिस्क्लोजर्स, यू हैव टू गिव द डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर व्हिच यू नॉट इंपैक्ट योर इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। एंड दूसरी बात याद रखेंगे वो ये कि एक बार नहीं, कंटिन्यू आपको जब भी इंपैक्ट होता है तो आपको बता के रखना है। विड्रॉवल ऑफ अपॉइंटमेंट, सीजी को लगता है ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल को अपॉन रिसीविंग ऑफ द डिस्क्लोजर फर्निश्ड बाय द मेडिएटर कंसल्टेटर कि लगता है भैया इससे तो क्या हो सकता है, प्रोसीडिंग्स का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये इंटरेस्टेड है। सो आफ्टर रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टी और अदर पर्सन इन प्रोसीडिंग्स व्हिच इज पेंडिंग एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन raise a reasonable doubts the independence and impartiality of the mediator consolidator, withdraw his appointment and in his place appoint another। means ये simple बात है, and mediator or consolidator may offer withdraw himself such proceedings because of course अब अगर ईमानदार होगा mediator consolidator खुद ही बोलेगा सर ऐसा है सर मेरी इंडिपेंडेंस में सर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, so please withdraw my name from this settlement।
प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल रूल 11, यहाँ सब रीड करने वाला है, रीड कर लो, लेकिन आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है वो याद रखते चले जाओ मेरे साथ में। रीड इसलिए कर लो ताकि याद हो जाए, एक बार देख लो ना, बार बार क्या पढ़ना है इसको, मेरे साथ सीखो भी। देखो प्रोसीजर में क्या हो रहा है, बहुत दिन से देखो भाई, फॉर द पर्पस ऑफ मीडिएशन कंसल्टेशन द मीडिएटर कंसल्टेटर शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या क्या करेगा भैया, फिक्स 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 इन कंसल्टेशन विद द पार्टी, अपनी मर्जी से नहीं रहे, पार्टी से कंसल्ट करके, डेट्स एंड टाइम्स ऑफ ईच मीडिएशन। कोर्ट में ऐसा होता क्या, कोर्ट में ऐसा होता, कोर्ट क्या कहता, सर बताइए पार्टी के आपको डेट क्या देते हैं, हाँ ऑफ कोर्स नॉट, कोर्ट क्या बोलता है, जो डेट पे दिया गया है उस डेट पे आपको हाजिर होना है। पर यहाँ पे मीडिएशन कंसल्टेशन में क्या है, दोनों पार्टी से कंसल्ट कर डेट टाइम फिक्स कर ले जाएगा, ठीक है। एंड फिर प्लेस की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन कंसल्टेशन प्लेस ऑफ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दो इंपॉर्टेंट बातें देखो, ही शैल होल्ड द मीडिएशन कंसल्टेशन एट द प्लेस डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अपने ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी, और सच अदर प्लेसेस वेयर द पार्टीज और पार्टीज एंड मीडिएटर कंसल्टेटर जॉइंटली एग्री। तो पहला बात क्या कर रहा है, ही शैल फिक्स क्या, इन कंसल्टेशन विद द पार्टीज डेट एंड टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग, दो बातें याद रहेगा। दूसरा प्लेस जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा, या ट्रिब्यूनल ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, और या फिर पार्टीज और कंसल्टेटर आपस में मिलकर जो जॉइंटली एग्री कर लेते हैं उस प्लेस को जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, हमारा डेट एंड टाइम जो कि पार्टीज के थ्रू डिसाइड हो रहा है, यहाँ पर प्लेस जिसके लिए सीजी, ट्रिब्यूनल और एटी या मीडिएशन कंसल्टेटर प्लस पार्टीज की कंसर्न से जो हमारा प्लेस डिसाइड हो गया, ठीक है सर। फिर अब देखो, ही में कंडक्ट ज्वाइंट और सेपरेट मीटिंग विद द पार्टीज, ये भी पॉसिबल है, दोनों के साथ मिलकर या सेपरेट मीटिंग भी कर सकते हैं। ईच पार्टी शैल 10 days before a session provide to the mediator consultator a brief memorandum setting for the issues। memorandum का मतलब यहाँ पे क्या है, डिटेल्स ऑफ द इश्यूज, इशू क्या है, डिस्प्यूट होने का क्या क्या इश्यूज हैं, वो आप चाहते हैं सेटल हो जाए वो इश्यूज, which need to be resolved, and his opposition in respect of those issues, and all information reasonably required for the mediation consultator to understand the issues, and a copy of the such memorandum shall also be given to the opposite party or parties in suitable and appropriate cases, and above mentioned parties may be reduced at the discretion of the mediation consultator। दूसरे पार्टी को बताना भी तो पड़ेगा क्या आप इश्यूज सेटल करवाना चाहते हैं। Now each party shall furnish the mediation consultator and such other information as may be required by him in consultation with the issues to be resolved। Where there is more than one mediator consultator, then the may first concur with the party that agree to nominate him, and thereafter interact with the other mediation consultator with a view to resolve the dispute। कब है ऐसा, जब अगर एक से ज्यादा अगर कौन मीडिएटर कंसल्टेटर्स हैं तो पार्टीज को बोलेगा नॉमिनेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनका पर्टिकुलरली जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं डिस्प्यूट को, एंड फिर उसके बाद में जो मीडिएटर हैं आपस में डिस्कस करेंगे और फिर वो रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट को, क्लियर एकदम। नाउ मीडिएटर कंसल्टेशन नॉट बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, शैल नॉट बी, जी हाँ, मीडिएटर कंसल्टेशन शैल नॉट बी बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, अब यहाँ पे जरूरी है ना, कह रहा फेयर एंड नेचुरल जस्टिस। Let's understand parties on representation of parties जब दोनों बताएंगे ना रे, the parties shall ordinarily be present personally or through the authorized attorney। मतलब आप किसी एडवोकेट को, किसी प्रैक्टिसिंग को आप हायर कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे स्पेसिफिक है ऑथराइज्ड अटर्नी, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करा, तो आप किसी एडवोकेट को हायर करें, ठीक है। पार्टी शैल ऑर्डिनरी बी प्रेजेंट personally or through an authorized attorney at a session or meeting notified by the mediator consultator। Parties may be represented by the authorized persons or counsel with the permission of mediator consultator to in such session or meeting, and mediator consultator or central government tribunal or appellate tribunal as the case may be shall be entitled to direct and ensure that presence of any party to appear is in person। तो दो बातें, पहली बात यहाँ पे रखिएगा, क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू अथॉराइज्ड अटर्नी। आप कैसे सेशन में जा सकते हैं, पार्टी सेशन में जाएगी, सेशन में या तो खुद जा सकती है या किसी अटर्नी को ऑथराइज करके भेज सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे दूसरी बात, ऑफ कोर्स द पार्टीज मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अथराइज्ड पर्सन और काउंसिल विद द परमिशन ऑफ द मीडिएटर और कंसल्टेटर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मान लीजिएगा आपने अपने अपनी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज किया हुआ है कि वो प्रेजेंट करेगा आपकी कंपनी को डिस्प्यूट में जो मैटर है,
तो वो कह रहा है ये ऑथराइज भी होना चाहिए क्या, काउंसिल विद द ऑथराइज पर्सन, काउंसिल विद द परमिशन ऑफ द मीडिएटर कंसल्टेटर, इनकी परमिशन से होगा। इन सच सेशन ऑफ मीटिंग एंड मैंडेटेड कंसल्टेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल अपील ट्रिब्यूनल एज केस में भी शैल बी एंटाइटल्ड टू डायरेक्ट और इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन। अब मान लीजिएगा कंसल्टेटर को लगता है कि नहीं, सुनो ऐसा है, जैसे मान लो अज्यूम करो एक बार के लिए, ध्यान सुनो, मिस्टर ए जो है वो डिस्प्यूट पार्टी टू द डिस्प्यूट है, क्या है, पार्टी टू द डिस्प्यूट है, पार्टी टू द डिस्प्यूट है, पार्टी टू द डिस्प्यूट है, ध्यान सुनना, पार्टी टू डिस्प्यूट है मिस्टर ए। इन्होंने मिस्टर एक्स को अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर्स अपॉइंट किया हुआ है। अब क्या हुआ है इस केस के अंदर, यहाँ जब वो प्रेजेंट हुए पैनल में, ठीक है, पैनल में प्रेजेंट वो ऑफ कोर्स सेशन जो चल रहा था मीडिएशन कंसल्टेशन का, वहां प्रेजेंट हुए। अब यहाँ से या तो मीडिएटर या कंसल्टेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये बोल सकता है कि नहीं ए तुमको भी प्रेजेंट होना है, तो ऑफ कोर्स उसको प्रेजेंट होना होगा, ठीक है। चलो अब now party not residing in India may with the permission of the mediator consultator represented by his or her authorized representative at the session of the meeting। और अगर ऐसा इशू आ जाता है कि सर मैं तो इंडिया रहता ही नहीं हूँ सर, मैं देश विदेश बिजनेस फैला हुआ है, मैं तो नहीं आ सकता हूँ, तो भाई ऐसा है मीडिएटर और कंसल्टेटर से, मीडिएटर और कंसल्टेटर से परमिशन लेके आप अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी सेशंस में अटेंड करवा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अटेंडेंस, अच्छा डेट सब टाइम डेट फिक्स कर लिए, पहुंचे नहीं तो क्या होगा, फेल्स टू अटेंड द सेशन और मीटिंग फिक्स बाय द मीडिएटर कंसल्टेटर डेलिबरेटली विलफुली, डेलिबरेटली पता लगाना चाहिए लेकिन तुमने अपनी इंटेंशन से जानबूझ के कैसा गलती किया है, विलफुली फॉर 2 consecutive times the meeting consultation shall be deemed to be have failed and mediator consultator shall report a matter to central government और वापस आओ मैटर भेज दें। 2 consecutive सेशंस अगर आपने मिस कर दिया ऐसे, तो consecutive लिखा हुआ वो याद रखें, 2 consecutive, एक बार भी क्या फिर अगेन कंटिन्यू दूसरा भी कर दिया, और विलफुली या डेलिबरेटली कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस यहाँ पर इतना सा याद रखना है हमको, देखो जो कहा जा रहा है स्पेसिफिकली कहता है मे अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्संस फॉर द पर्पस ऑफ यू नो व्हाट, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना, कंडक्ट मीडिएशन कंसल्टेशन प्रोसीडिंग्स अ मीडिएटर कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, they can arrange some institutions or persons for the purpose of administrative purpose. Offer of settlement by the parties, any party to proceedings may without prejudice offer a settlement to the other party। जैसे पार्टी ए ने कहा कि सर ऐसा है, मैं आपको अब ठीक है मैं आपको इसके ऊपर 10% पर इंटरेस्ट अमाउंट दे देता हूँ, अज्यूम करो ऑफर कर रहा है वो सामने पार्टी को, एट द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग विद द नोटिस टू द मीडिएटर कंसल्टेटर। एक तो ये हो रहा है विदाउट प्रेजुडिस, एक हो रहा है विद प्रेजुडिस। एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग्स may make a with prejudice offer to other party at the stage of proceedings with a notice of the mediation consolidated। या वो मान लीजिएगा लगता है कि नहीं I don't want to carry it anymore, भाई मामला खत्म करना है हमने। रोल ऑफ मीडिएटर अब तक यही पढ़ता रहे बार बार यार, सेम है। पार्टीज अलोन रिस्पॉन्सिबल टेकिंग डिसीजन, जी हाँ ये बात ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, देखो party shall be made to understand that mediator and consolidator facilitates in arriving at decision to resolve the dispute, that he shall not and cannot impose any settlement। Consolidator can refer the terms of settlement but they cannot impose the terms of settlement। मतलब समझना, sorry, they can refer the terms of settlement but they cannot impose the settlement कि भैया ये मानना पड़ेगा, ठीक है। Nor the mediator and the consolidator give any assurance that mediation conciliation shall result in a settlement and mediator consolidator shall not impose any decision on the parties। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये केस लॉ के लिए अच्छा है। मीडिएटर कंसल्टेटर क्या इंपोज कर सकता है डिसीजन कि हमारा डिसीजन तो ये मानना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नॉट। फिर जुडिशरी के पास कम था क्या, ऑलराइट। एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब होता है फ्रेंडली, और अगर मीडिएटर कंसल्टेटर ही अपना अगर डिसीजन इंपोज कर रहा है आपके ऊपर तो फिर फ्रेंडली का रह गया। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ मीडिएशन कंसल्टेशन, आइए फटाफट देखते हैं। हमने पहले भी समझा 3 मंथ्स का टाइम है, कितना, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट और एक्सपर्ट फ्रॉम द पैनल, and on the expiry of 3 months so from the date of appointment of expert of panel mediation consultation shall process stand terminated। 3 महीने में नहीं कराना, टर्मिनेट कर दो, नहीं होगा कुछ भी तुम्हारा। हाँ, in case of mediation consultation relation to proceedings of tribunal appellate tribunal could not completed। देखो यार सुनना बड़ी मजे की बात है, इंपॉर्टेंट वाला है, इंपॉर्टेंट है। सब रूल 3 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ मीडिएशन और कंसल्टेशन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, मतलब मान लीजिएगा एनसीएलटी में या एनसीएलटी में, व्हिच कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स
the tribunal or the case may be appellate tribunal on application of mediator conciliator or any party extend the period for conciliation and conciliation for a period not exceeding 3 months. अब अभी मान लीजिएगा कोई कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स जो कि मान लीजिए पहले कोई डिस्प्यूट पेंडिंग था बिफोर ट्रिब्यूनल या फिर एनसीएलटी में और 3 मंथ्स खत्म होने को आ रहा है, नहीं हो पाया, यहां पर रखना could not be completed within 3 months. तो ये लोग क्या मीडिएटर कंसोलिडेटर या पार्टी रिक्वेस्ट करेगा ट्रिब्यूनल को या अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि माय बाप 3 मंथ्स में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए वो परमिशन दे सकता है, एक्सटेंड कर सकता है 3 मंथ्स और। खुद अपनी मर्जी से मत बढ़ा देना, ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर से होगा, ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल का। याद रहेगा, सिंपल है रे, बस सब कुछ ही सिंपल है। तुम लोग इसका ना मेरे बात याद रखना, मैं तुमको फिर बार सजेस्ट कर रहा हूँ मेरा बच्चा लोग कि आप लोग इसका टेस्ट जरूर अटेंड करना क्लैरिटी के लिए, क्योंकि अभी तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पर अपन जब इसका टेस्ट करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से और चीजें आपको क्लियर होंगी, लिखने की खास सोच। Confidentiality, disclosure, and inadmissibility of information. Inadmissibility of information. देखो फटाफट से। When a mediator conciliator receive factual information on concerning dispute from any party, disclose the substance of that information to other party, so that other party have opportunity to present explanation. सडन तुम्हें सरप्राइज देंगे, एक पार्टी ने इंफॉर्मेशन दिया, फैक्ट्स हैं, तो दूसरी पार्टी को बताएगा ताकि दूसरा पार्टी भी उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। When a party gives the information to the mediator conciliator subject to a specific condition that information may be kept confidential, mediator conciliator shall not disclose such information. Of course, ये भी बात जरूरी है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली यहाँ पर मीडिएटर को कहा गया कि सर ये माय बाप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, इसे अभी आप डिस्क्लोज ना करें तो नहीं करा जाएगा। Now, the receipt or perusal or preparation of records, reports or the documents by the mediator conciliator while servicing in that capacity shall be confidential, and mediator conciliator shall not compel to divulge information or regarding those documents nor as to what transmitted during the mediation conciliation before a central government tribunal। और अब ये जब तक कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, आप जब तक प्रोसीडिंग चल रही है आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली कहा गया है। Parties shall maintain the confidentiality in respect of events that transpired during that mediation and conciliation shall not rely on the introduce the said information in the other proceedings as to। देखो आप इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अरे चल जाओ यार, क्या इशू है। as expected just a minute, देखो Party shall maintain confidentiality in respect of events that transmit during the mediation conciliation and shall not rely on or introduce the said information in other proceedings as to view expressed by the party in the course of mediation conciliation proceedings। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि एक पार्टी mediation conciliation चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा रही है। अब क्या कर रहा है ये वाली पार्टी ना, यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर उसकी कोई दूसरी प्रोसीडिंग से वहां जाके इस्तेमाल कर रहा है। भाई ऐसे अलाउड नहीं है, नहीं तो पता लगा मेडिएशन कंसल्टेशन में जाके एविडेंसेस इकट्ठे कर रहा हूं, वो मानेंगे नहीं, वो करना ही करना है आपको, ठीक है। तो कह रहा है व्यू एक्सप्रेस बाय द पार्टी इन द कोर्स ऑफ मीडिएशन, या फिर डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द मीडिएशन कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द मीडिएशन कंसल्टेशन व्हिच वर एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड टू ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। पता लगा जाके आप डिस्क्लोज कर रहे हो, पार्टीज को भी नहीं करना है, याद रखना। अदर नोट्स एंड ड्राफ्ट्स और इंफॉर्मेशंस या प्रपोजल मेड और व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द मीडिएटर और कंसल्टेटर, एडमिशन मेड बाय द पार्टी इन द कोर्स ऑफ मीडिएशन। ऑफ कोर्स एक पार्टी कह रहा है ठीक है, आई एक्सेप्टेड यार, आई एक्सेप्टेड, आई कमिटेड मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड, और आपने ये इन्फॉर्मेशन ये जो है ना उसका एक्सेप्टेंस अपने यहाँ पे एडमिशन जो है उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए सर फाइनली मैं एविडेंस लेके आ गया, भाई कॉन्फिडेंशियल है, लेके नहीं जा सकते इसको तुम। Now, दो important point और यहाँ पर 5th to 6th, there shall be no audio video recording of mediation conciliation proceedings and no statement of parties or witnesses shall be recorded by the mediator and conciliator। कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नहीं तो काहे का amicable settlement यार। तो लॉजिकली सोच के देखो, मैं कहता हूँ कुछ बातों को तुम वैसे ही पढ़ के देखो तो तुम्हें वैसी क्लैरिटी मिल जाए, तुम थोड़ा ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट होता है ना किसी एक्ट का, अगर उसको समझ में आकर आपको आ गया तो कोई भी एक्ट आपको समझना ईजी हो सकता है। चलिए क्लियर एकदम। प्राइवेसी, ऑफ कोर्स भाई प्राइवेसी चाहिए। मेडिसिन कंसल्टेशन सेशन मीटिंग शैल बी कंडक्टेड इन प्राइवेसी वेयर पर्सन और मेंशन शेड्यूल 3 शैल बी एंटाइटल्ड टू represent the parties but other persons may attend only with the permission of the parties or consent of the mediator। दोनों बातें याद रखना, किसी और को अटेंड करना है तो पार्टी की कंसेंट लगेगी एंड साथ में बोल रहा है कंसेंट ऑफ द मीडिएटर कंसल्टेटर, तभी कोई पार्टी ले सकता है। अदरवाइज भाई इनका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसिल है
या अटर्नी है वो तो ठीक है अटेंड कर सकता है विद द परमिशन ऑफ मीडिएटर एंड कंसोलिडेटर। इसके अलावा कोई पार्टी आता है तो याद रखिएगा फिर तो कॉन्सेंट लगेगा दोनों का ही। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, अब देखो ये बहुत सिंपल सी बात है भाई। अब यहां पर मान लीजिएगा गुड फेथ में मीडिएटर कंसोलिडेटर आपके लिए डिसीजन ले रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कोई एरर जनरेट हो गया, कोई गलती हो गया, ठीक है, ऐसे केसेस ऐसे में आप मीडिएटर या कंसोलिडेटर, मीडिएटर या फिर कंसोलिडेटर के खिलाफ कौन पार्टीज किसी तरह का डिस्प्यूट, कॉम्पनसेशन या लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा, ये गुड फेथ वाला है, याद रखना है सिर्फ। कम्युनिकेशन बिटवीन मीडिएटर एंड कंसोलिडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ, देखिए जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन और मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज एंड द कंसोलिडेटर एंड मीडिएटर, वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर रही है गवर्नमेंट को, एपेलेट ट्रिब्यूनल को नहीं करनी है, मतलब हाँ एक टाइम तक नहीं करनी है, लेकिन इट शैल बी लिमिटेड टू कम्युनिकेशन बाय द मीडिएटर कंसोलिडेटर ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल। कब देख समझना, जो एक बात बताते हैं, पहली तो हाईलाइट करा के बात बता रहे हैं। In order to preserve the confidence of parties, central government, tribunal, appellate tribunal, as the case may be, and the neutrality of the mediator, consolidator, there shall be no communication between mediator or consolidator and central government, tribunal, appellate tribunal. पहली क्या कह दिया, there is no communication, because parties का भरोसा इस बात पे बना रहा है कि ठीक है हमारा मामला जो है वो mediator consolidator तक ही डिसाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगे ये भी कहा गया कि कोई इंफॉर्मेशन बतानी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो या ट्रिब्यूनल को, एपेलेट ट्रिब्यूनल को, तो क्या बताई जाएगी कि भैया फेल ऑफ द पार्टी टू अटेंड द मीटिंग और सेशंस, या कंसेंट ऑफ द पार्टीज के बारे में क्या आंसर एग्री करके हैं, या हिज असेंट दैट केस इज नॉट सुटेबल फॉर द सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन और कंसोलिडेशन, या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। सिर्फ ये बारे में, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं होगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स मीडिएटर कंसोलिडेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं, जी हाँ, और बतानी पड़ेगी कि भैया ये तो पार्टी फेल हो गया टू अटेंड द सेशंस और मीटिंग्स 2 consecutive टर्म्स तक, लगातार 2 बार उसने मिस कर दिया तो आराम सर हम इंटीमेट कर रहे हैं आपको, या कंसेंट ऑफ द पार्टीज के बारे में, या फिर इसकी जो भी असेसमेंट रही है कि इसके बारे में कि वो मैटर मेडिएशन कंसोलिडेशन में बेस्ट है या नहीं है, मतलब हो सकता है, हो सकता है बेस्ट क्या करेगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विद द पार्टीज। याद रहेगा, सेटलमेंट एग्रीमेंट बहुत सिंपल सा बात है, वेयर द एग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द पार्टीज इन रिगार्ड टू ऑल इश्यूज और सम ऑफ द इश्यूज, द सेम शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, ऑफ कोर्स एग्रीमेंट राइटिंग में होगा, एंड साइंड बाय द पार्टीज एंड काउंसिल हैज रिप्रेजेंटेड द पार्टीज। अगर काउंसिल के थ्रू करवाया है, मान लीजिए पार्टीज तो है और पार्टीज के साथ साथ काउंसिल ने उसको रिप्रेजेंट किया है तो काउंसिल का सिग्नेचर भी होगा। कंसोलिडेटर मीडिएटर में ऑल्सो obtain the signature of the council. Agreement of the parties so signed shall be submitted by the mediator consolidator and with a view covering letter signed by him forward the central government. Of course, सर ये जो finally क्या settlement रहा है वो बताएंगे. And where no agreement is reached between the parties before the time specified, कितना टाइम में कहा था, 3 months के अंदर करना है. Where the mediator consolidator view that no settlement is possible, the report of the same must be sent to the सेंट्रल गवर्नमेंट, एपेलेट ट्रिब्यूनल। यार मैं बोर हो गया हूँ उस बात को बोल के, मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, अदरवाइज मैं आपको बताऊं मैं तो सिर्फ इस बात पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी, एनसीएलएटी, यहीं से डिस्कॉसी जो बॉडी से डिस्प्यूट पेंडिंग है वो अदर आ रहा है, वो मीडिएशन कंसोलिडेशन में जा रहा है, इतना ध्यान रखना है। लाइए, फिक्सिंग डेट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट पासिंग बाय द ऑर्डर। ऑलराइट, चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता है एक्सपेंसेस ऑफ मीडिएशन कंसोलिडेशन, ये बात भी याद रखने वाली है। देखो कहता है एट द टाइम ऑफ रेफरिंग द मैटर टू द मीडिएशन कंसोलिडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐसा किसमें फिक्स द फीस ऑफ मीडिएटर कंसोलिडेटर, ये लोग डिसाइड करेगा। एंड फॉर एज पॉसिबल कंसोलिडेटेड सम मे बी फिक्स रेदर देन फॉर ईच सेशन ऑफ मीटिंग, मतलब कंसोलिडेटेड मतलब कंप्लीटेड फीस क्या होगा मीडिएशन कंसोलिडेशन का वो बताया जाएगा इंस्टेड ऑफ दैट ईच सेशन। एक्सपेंसेस ऑफ मीडिएशन और कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग फीस ऑफ मीडिएटर, ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, अगर किसी आपने इंस्टीट्यूशनल हेल्प ली है उसके लिए भी। अदर एंसिलरी एक्सपेंसेस कंसर्न शैल बी बोर्न इक्वली बाय द ऑफ कोर्स पार्टीज इक्वली डिवाइड करेगा जो भी खर्चा, से मान लीजिएगा 2 लाख रुपीज अगर फीस आ रहा है तो दोनों पार्टीज अपना 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एंड अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल, हो सकता है इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर भी हो सेंट्रल के, ठीक है, फॉर दैट पर्पस। व्हाट नॉनसेंस दिस, ऑलराइट, देखिए ईच पार्टी शैल बियर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस, ये अलग बात याद रखना। जो पार्टीज अपने विटनेसेस को चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो या अदर फॉर्म में हो, उसके लिए जो भी कॉस्ट आएगा वो पार्टी से अपना बियर करेगा, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स।
Mediator consolidator may before the commencement of the mediation consolidation direct the parties to deposit equal shares of the probable cost. पहले दे दे भाई, समझ में आ रहा है, ये जरूरी है. And include the fees to pay to the mediator consolidator. If any parties do not pay amount, the central government tribunal, appellate tribunal against shall on the application of the mediator consolidator issue appropriate direction to the concerned parties. भैया फीस पे करो. अब देखो तुमने मजे की बात तो एक बार रुक जाओ. Mediator consolidator shall commence only on the deposit amount of fees. ठीक है, ये देखो ध्यान से रखना एक बात पे. I hate this nonsense thing यार. देखो क्या बात आता है. फर्स्ट हमने कहा फीस कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी फिक्स की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल. फीस कंसोलिडेट हो सकती है इंस्टेड ऑफ दैट ई सेक्शन. ठीक है सर, दोनों ही पार्टीज इक्वली डिवाइड करेगा कॉस्ट जो भी होगा इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. कोई भी पार्टीज अपनी तरफ से विटनेसेस प्रोड्यूस करेगा, एक्सपर्ट की हेल्प लेगा. इन दैट केस उनको अपना ऑफ कोर्स कॉस्ट बियर करना पड़ेगा इस पार्टी को. इसके अलावा हमने देखा पॉइंट नंबर 4 के अंदर सब रूल 4 पॉइंट 4 नहीं सब रूल 4, इसमें जो भी पार्टीज हैं उन्हें पहले प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ मीडिएशन कंसल्टेशन डिपॉजिट करना होगा. देन पार्टीज डू नॉट पे द अमाउंट फीस. अगर नहीं करता पार्टी से, अगर फी पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या ट्रिब्यूनल को या अपने ट्रिब्यूनल को मीडिएटर कंसल्टेटर एप्लीकेशन लगेगा और वो डायरेक्शन देंगे कि भाई फीस डिपॉजिट की जाए. और जब तक ये फीस डिपॉजिट नहीं होगी ये कमेंस ही नहीं करेंगे. देखो यहाँ पे कह रहा है मीडिएशन कंसल्टेशन शैल कमेंस ओनली ऑन द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट. मतलब अगर हम 3 मंथ्स का बात कर रहे हैं ना, 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है आपको, तो ये फैक्ट भी पूरा होना जरूरी है कि उनका फीस आ गया हो तभी वो स्टार्ट करेगा. Amount is not paid before the commencement, and in the case amount is not paid before the commencement, the mediation or conciliation shall be deemed to have been terminated. So all right sir. Ethics to be followed by the mediator conciliator. भाई रीड करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं पूछ ले. अब बहुत सिंपल सा है, क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए. कहता जी mediator conciliator फॉलो एंड ऑब्जर्व द रूल्स स्ट्रिक्टली एंड ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करे. क्या होना चाहिए, नॉट कैरी एनी एक्टिविटी और कंडक्ट रीजनेबली कंसीडर बी अनबिकमिंग ऑफ द मीडिएटर और कंसल्टेटर. अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है. अपहोल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस. पार्टीज इन्वॉल्व द मेडिएशन फेयरली इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए पार्टीज को करिएगा. एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स. सेटिस्फाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ ही शी इज क्वालिफाइड टू अंडरटेक अ कंप्लीट असाइनमेंट. डिस्क्लोज एनी इंटरेस्ट और रिलेशनशिप अगर है तो. अवॉइड एनी इम्प्रॉपर्टीज और अपीयरेंस ऑफ द इम्प्रॉपर्टीज. या to be faithful to the relationship of trust or confidentiality. Conduct all proceedings according to the relevant applicable laws. Recognize mediation conciliation is based on the principle of self discrimination. मेरा कहने का मतलब है भाई ये सिंपली रीड करके जाना है. किसी को मन करे तो हाईलाइटेड पॉइंट्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करना हो, कुछ मत करना, बता रहा हूँ, अपने आप पूरा बन जाएगा. ठीक है. और मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, देखो एक और बता दो क्वेश्चन. इफ एनी पार्टी फाइंड्स दैट द कंडक्ट ऑफ मीडिएटर कंसल्टेटर वायलेट्स एथिक्स लेड डाउन इन दिस रूल, द पार्टी में इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द रीजनल डायरेक्टर. आपसे पूछ सकता है इसके लिए रेमेडी क्या है, तो आप बताएंगे रेमेडी क्या है. आरडी को आप इमीडिएटली लेके जाएंगे कंसर्न आरडी को. इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा रखा है, रिसोर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ध्यान सुनना. Parties shall not initiate during the mediation conciliation under these rules arbitral or judicial proceedings in respect of matter which the subject matter of the mediation conciliation, except that a party may initiate arbitral or judicial proceedings where in his opinion that proceedings are necessary for protection of the right. अगर कोई rights के protection की बात हो रही है, only in that case they can approach to the arbitral or judicial proceedings, otherwise they cannot approach. ये क्या कह रहा है, during the mediation एंड कंसल्टेशन. ऐसा नहीं है कि कभी जाओगे ही नहीं, बात समझ ना, कि कभी जा ही सकते तुम जुडिशियल नहीं कर सकते हो या आर्बिट्रल अप्रोच नहीं कर सकते हो, बट ड्यूरिंग द मेडिएशन कंसल्टेशन यू कैन नॉट अप्रोच और इनिशिएट एक्शन इन आर्बिट्रल और थ्रू जुडिशरी, प्रोवाइडेड अगर कोई आपके राइट्स वाले, जैसे आपको जैसे टेम्पररी इंजंक्शन लेना है, सामने वाली पार्टी आपके उस सब्जेक्ट मैटर को डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो ऐसे केसेस में क्या इंजंक्शन के तो आप कोर्ट या आर्बिट्रल अप्रोच करेंगे. अदरवाइज आपके अगर राइट आपके इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं कहीं से भी तो आपको जाने की जरूरत नहीं है. और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. बताइए इतनी देर बात करने के बाद सर आपने बताया, अरे भाई रीजन है वो भी तो पढ़ाना जरूरी है. मैंने कहा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट अगर ये नहीं आया बाकी बात पूछ ली तो. आइए, कहता है मैटर शैल नॉट बी रेफर्ड टू मेडिएशन कंसल्टेशन. पहला, मैटर रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर नंबर 14 ऑफ 14 मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है, सेक्शन 206 से 229 तक हम लोग पढ़े थे इसको ऑफ कंपनीज एक्ट, अच्छे से पढ़े हुए. फ्रॉड इंस्पेक्शन इंक्वायरी बाय, जिसमें रजिस्ट्रार इन्वॉल्व था, SIFIU था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग से इन्वॉल्व था, सारा पढ़ा हुआ हम लोगों ने इसमें. ठीक है. सो कह रहा कोई भी प्रोसीडिंग्स इसमें इंस्पेक्शन इंक्वायरी पेंडिंग चल रहा है
Alright, sir. Or matter which are related to the defaults, offenses for which application for compounding have been made by one or more parties. या पार्टीज ने क्या रखा, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगा दिए हैं तब भी. केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस स्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी, इम्प्रॉपर impersonation और कोर्शन. कैसे याद रखेंगे? इन्वॉल्व फ्रॉड, फॉर्जरी, इम्पर्सोनेशन और कोर्शन. ऐसे मैटर्स भी आप रेफर नहीं कर सकते हैं. तो पहला क्या देखा हमने, द मैटर्स विच आर पेंडिंग. पेंडिंग किस केसेस में? उनमें कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, एज अंडर चैप्टर 14 में 206 से 229. इसके अलावा मैटर्स विच आर सीरियस इन नेचर लाइक फ्रॉड, कोर्शन, इम्पर्सोनेशन या फिर फॉर्जरी, वो भी नहीं जाएगा. केसेस इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, सेटलमेंट करवा लेंगे, ऑफ कोर्स नॉट. एंड केसेस व्हिच इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ न्यूमरस पर्संस हु आर नॉट पार्टीज बिफोर अ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल. मतलब जो पार्टीज कहाँ है बिफोर अ जुडिशरी, वो वहीं सेटल होगा रे, इधर नहीं आएगा. बात पकड़ में आ रहा है? सो 4 बातें याद रखेंगे और 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन. छोड़ मत देना भाई, छोड़ मत देना. पहला सर, मैटर जिनमें इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है अंडर चैप्टर 14 ऑफ कंपनीज एक्ट. इसके अलावा जो मैटर फ्रॉड के हैं या कॉर्शन है या इम्पर्सोनेशन है या फॉर्जरी के मैटर है, वो भी नहीं जाएगा. जिन मैटर्स में या देखिएगा क्रिमिनल या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, वो भी नहीं जाएंगे ऑफकोर्स. या ऐसे मैटर जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट या न्यूमेरियस पर्संस का इंटरेस्ट हयाम हो रहा है, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. ऑलराइट. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या अपीलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग नहीं है, वो ऑफकोर्स नहीं एंटरटेन होंगे अंडर मीडिएशन कंसल्टेशन. याद रहेगा. अब हमारा आगे सुनना, सेटलमेंट एंड प्रोसीडिंग अंडर सेबी ऑर्डर, कंसेंट ऑर्डर मैंने अभी लेटेस्ट डिस्कस करा है डीडी क्लास में. जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई क्लास ले लेना, मना नहीं कर रहे हैं, क्लास मिल जाएगा. ठीक है. चलो अब ये वाला क्लास कंप्लीट करके याद रखिएगा, डीडी के सेकंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस का चैप्टर नंबर 13 का आज टेस्ट है इवनिंग में, उसे मिस मत करना. हर एक चैप्टर का टेस्ट करवा रहा हूं, याद रखो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी नेक्स्ट क्लास आ रही है, इसमें नहीं, डीडी पे नेक्स्ट क्लास आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा. गुड बाय, टेक केयर.